आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रही हूँ। इसकी दहशत इस कदर खतरनाक और भयानक है कि आप भी सुनकर यही कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरा नाम राजीव है और यह घटना घटी मेरे दोस्त ब्रिजेश के साथ। घटना इतनी खौफनाक कि आज भी ब्रिजेश उस डर की हवा के थप्पड़े झेल नहीं पाता। यह बात है जून 2017 की। शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने पहाड़ में अपने घर जाकर कुछ दिन छुट्टी मनाने का प्लान किया। मैं करीबन 5 साल बाद अपने पहाड़ वाले घर में लौट रहा था। काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता कि घर वालों से मिलना जुलना भी तभी हो पाता जब वह उस शहर में आया करते। ब्रिजेश से भी मेरी बात कभी कभी फ़ोन पर ही होती रहती थी और वह भी मुझसे कहता रहता कि भाई बहुत टाइम हो गया है, तुझे घर आने का कोई विचार है या भूल चुका है। तो सोचा रास्ते से ब्रिजेश को फ़ोन कर लेता हूँ कि वह कहीं जाए, मैं घर आ रहा हूँ। मैंने रास्ते में गाड़ी रोककर ब्रिजेश को फ़ोन किया। हेलो, हाँ ब्रिजेश, कैसा है? मेरे भाई, मैं ठीक हूँ। भाई तू कैसा है? पूरे 1 महीने बाद कॉल कर रहा है। हाँ बस यार, क्या करूँ, काम में इतना बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। अरे यार तू ये छोड़ और मेरी बात सुन, मैं आज घर आ रहा हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है भाई, आज तो घर की याद ही आ गई आखिर। अरे ऐसा नहीं है यार, याद तो बहुत आती है लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ हैं, कहीं जाने ही नहीं देती। हाँ यार, यह बात तो सही है। वैसे कब तक पहुँच रहा है? अभी आधे घंटे पहले ही निकला हूँ, तो लगता है शाम तक ही पहुँचना। ठीक है भाई, ध्यान से आना, कल मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, ओके। यह कहकर हमने फ़ोन रख दिया। मैं घर पहुँचने के बाद अगले दिन ब्रिजेश से मिलने उसके घर जा रहा था। गांव में काफ़ी कुछ बदल चुका था, बहुत से नए नए घर बन चुके थे। पैदल जाने वाले रास्तों की हालत भी काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। लग रहा था जैसे शहर से ज़्यादा तरक्की तो मेरे इस गांव ने ही कर ली है, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इन सब बदली हुई चीज़ों के बीच में एक चीज़ इस कदर बदल चुकी थी कि जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। और वह चीज़ थी ब्रिजेश के घर से करीबन 8 कदम की दूरी पर एक अकेला और वीरान घर, जिसके आसपास बहुत से पेड़ और झाड़ियाँ उगी थी। मैं ब्रिजेश से मिला। अरे वाह भाई, क्या सरप्राइज़ दिया है, तू तो सीधे घर ही आ गया, आने से पहले बता तो देता। अरे यार, मैंने सोचा तुझे सरप्राइज़ कर दूँ, तो सोचा सीधे तेरे घर ही पहुंच जाता हूँ यार। लेकिन पहले मुझे एक गिलास पानी पिला, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ब्रिजेश पानी लाकर मुझे देता है। पानी पीकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। ब्रिजेश मुझे मेरे हाल चाल और मेरी चल रही लाइफ के बारे में पूछ ही रहा होता है, लेकिन मेरा ध्यान रास्ते में दिखे उस मकान पर ही रहता है जिसके सामने गुजरने से मेरी तबीयत बिगड़ने सी लगी थी। ब्रिजेश मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखकर ज़ोर से हिलाते हुए पूछता है, अरे क्या हो गया भाई, किन ख्यालों में खो गया? अरे कुछ नहीं भाई, तू यह बता कि वह जो तेरे पड़ोसियों का घर है वह ऐसा वीरान क्यों पड़ा है? वह घर छोड़कर
चले गए। मेरी यह बात सुनकर ब्रिजेश मुझसे पूछता है, अरे भाई, क्या तू उस घर की तरफ वाले रास्ते से आया है? हाँ भाई, क्या हुआ? 5 साल पहले भी तो उसी रास्ते से आता था ना, इसीलिए मुझे तुझे बोला था कि आने से पहले बता देता। तुझे उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे भाई, लेकिन हुआ क्या है? मुझे उस रास्ते से क्यों नहीं आना था? और उस घर की हालत ऐसी क्यों रखी है? अरे भाई, तू उस घर को छोड़, उस घर के बारे में कुछ मत पूछ। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? और उस घर का नाम सुनते ही तेरे माथे पर यह अचानक इतना पसीना क्यों आने लगा? ब्रिजेश कुछ समय के लिए अपने लबों पर चुप्पी साधे किसी सोच में पड़ जाता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि क्या तुझे यह याद है जिसको भूतों की कहानी पढ़ने का बहुत शौक़ था? हाँ याद है, तूने बताया था मुझे। भाई, उसकी इस शौक़ की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। यार, वह घर अब कोई घर नहीं है, एक खंडहर रहता है। उस घर के सामने वाले रास्ते से आमतौर पर कोई नहीं गुजरता, लेकिन अगर कभी कोई इंसान उस घर के सामने से गुजरता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या उसकी खुद के साथ कुछ बुरा होता है। और तू भी उसी रास्ते से आया है। आते ही तूने कहा कि तुझे चक्कर से आ रहे हैं। ओ कम ऑन यार, कैसी बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। वह रास्ते पर थोड़ी चढ़ाई है ना, तो हो सकता है मुझे थकान की वजह से चक्कर आए हों। 5 साल से पहाड़ी के रास्ते पर नहीं चला हूँ ना भाई, तो ये सब नहीं मानता। लेकिन हम सब गांव वालों ने पिछले 4 सालों से यह सब देखा है। तू जानता है कि गांव में मेरा एक तू ही दोस्त था। तेरे अलावा ना मैं किसी से बात करता था और ना ही किसी के साथ मैं घूमता फिरता था। कॉलेज से घर आने के बाद मैं अपना सारा टाइम सिर्फ घर में ही बिताता था। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने से घुटन सी होने लगी थी। सोचा कि यहाँ एक नया दोस्त बना लेता हूँ जिसके साथ मैं अपना टाइम बिता सकूँ, अपनी कुछ बातें बता सकूँ। मुझे ख्याल आया कि यश ही एक ऐसा लड़का है जो मेरे घर से सिर्फ 8 कदम की दूरी पर रहता है। कॉलेज में तो मेरा मन पढ़ाई करके गुजर ही जाता था। घर आने के बाद में थोड़ी देर यश के साथ बैठकर चिल कर सकता हूँ। मैंने यश से दोस्ती कर ली और मेरी लाइफ फिर से पटरी पर आ गई। यश और मैं रोज़ शाम को घाटी के किनारे वाले पेड़ तक टहलने जाते थे। कुछ देर वहाँ बैठकर बातें करते और अंधेरा होने तक घर वापस लौट आते। कुछ वक्त बाद यश को न जाने कहाँ से यार भूतिया कहानी पढ़ने का शौक़ लग गया। वह शाम होते ही अपने हाथ में एक डरावनी कहानियों की किताब लेकर मेरे घर पहुंच जाता था और हम दोनों हमेशा की तरह शाम को घाटी के किनारे वाले पेड़ तक टहलने चले जाते थे। पेड़ के पास बैठकर यश मुझे वह डरावनी कहानियाँ सुनाता था और उसकी कहानी सुनने का अंदाज़ ना जाने कैसा था कि मैं बस बेसुध होकर उसकी कहानियों में डूब जाता था। जब वह कहानी पढ़ता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती, जैसे कि उन कहानियों को खुद ही जी रहा हो। धीरे धीरे मुझे भी उससे वह डरावनी कहानियाँ सुनने की आदत पड़ गई। हमारा हर रोज़ का बस यही रूटीन था कि शाम को निकलना था और उस पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज़ एक नई डरावनी कहानी पढ़ती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वह डरावनी कहानियाँ
मुझे परेशान करने लगी। वह जब भी मुझे कोई कहानी सुनाता तो मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते। उसकी वजह से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और मेरी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन उसका जुनून तो जैसे और बढ़ता ही जा रहा था। मैं उसको उन डरावनी कहानियों को ना पढ़ने की सलाह देता तो मेरी बात सुनकर जैसे उसकी आंखों में खून उतर आता। मेरी बात सुनो, मुझे बहुत ही भारी आवाज़ में जवाब देता, भाई तुझे कहानी नहीं पढ़नी ना तो तू मत पढ़, लेकिन मुझे मत समझा। उसके चेहरे पर यह जुनून और आंखों में उन भूतिया किस्सों की मोहब्बत देखकर ऐसा लगता कि जैसे वह इन भूतिया किस्सों में कैद हो चुका है। कुछ टाइम बाद मैंने यश से वह भूतिया किस्से सुनना बंद कर दी और अब मेरी हालत भी बहुत सुधर चुकी थी। मुझे रात को बुरे सपने भी आने बंद हो गए थे और अब मैं यश के साथ भी कभी कभी ही शाम को टहलने जाया करता। मैं और यश एक शाम फिर से टहलने के लिए निकले। यश रोड पर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं यश के पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि उसके हाथ में एक आज नई किताब है जिसके ऊपर बहुत ही भयानक चित्र बने थे और उस किताब को शीर्षक दिया गया था तंत्र मंत्र विधा। मैंने यश से कहा, अरे भाई आज तो ये क्या उठा लिया? भूतिया कहानी तो ठीक थी पर यह तंत्र मंत्र की किताब? भाई भूत के किस्से तो बहुत पढ़ लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह भूत असल में होते भी हैं या नहीं, तो सोचा एक भूत को बुलाकर ही देख लूँ। इसलिए मैंने आज यह किताब खरीद ली। हम दोनों रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते हम उस पेड़ तक पहुंच गए। वहाँ की ताज़ी हवा का आनंद ले रहा था और यश अपनी उस किताब में भूत बुलाने के नए किस्से तरीके ढूंढने लगा। ओए ब्रिजेश, यहाँ आ, देख मुझे मिल गया। अरे क्या मिल गया भाई, इतना खुश क्यों हो रहा है? मुझे भूत बुलाने का मंत्र मिल गया। यह देखकर इस पर लिखा है, ठीक 12 बजे एक आटे की बनाई गुड़िया को काले कपड़े में लपेटकर सूखे आटे से गोल घेरा बनाकर उस घेरे के बीच में रखना है और इस मंत्र का 118 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आसपास जो भी भटकती आत्मा होगी वह इस गुड़िया में समा जाएगी, जिससे आप बात भी कर सकते हैं। भाई मज़ा ही आ जाएगा यार, मैं आज रात यह काम ज़रूर करूँगा। अरे भाई पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे पता भी है ऐसे किताब में लिखे किसी भी मंत्र को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बहुत बहुत बुरा हो सकता है। अरे कुछ नहीं होता, और बुरा उनके साथ होता है जो भूतों से डरते हैं, और तेरा भाई किसी भूत से नहीं डरता। ब्रिजेश इतना कहकर अचानक चुप हो जाता है। उसे ऐसा चुप होता देख मैं उससे कहता हूँ, अरे आगे तो बता, आगे क्या हुआ? ब्रिजेश कहना शुरू करता है, इससे आगे मैं तुझे वह काला सच बताने वाला हूँ जो यश के माँ बाप ने यह घर छोड़ते वक्त हमें बताया था। एक रात जब यश, उसका छोटा भाई और छोटी बहन अपने कमरे में सो रहे थे तो रात करीबन 1:30 बजे उसकी छोटी बहन बिस्तर से उठकर दरवाज़े की ओर जाने लगी और दरवाज़े के पास पहुंचकर अपना सर एक हाथ ऊपर करके दरवाजे पर अपना सर पटकने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुन यश और उसका छोटा भाई नींद से जग गए। यश ने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाते हुए कहा, नव्या तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रही हो?
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस यूं ही सर को दरवाजे से मारती रही और एक हाथ से कुंडी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यश बिस्तर से उठकर उसके पास गया और उसे वापस सोने को कहा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर चली गई। अगले दिन जब यश ने उससे रात के बारे में पूछा तो उसकी छोटी बहन को कुछ भी याद नहीं था। तो परिवार वालों ने सोचा शायद बस यूं ही नींद में चल रही थी। अगली रात फिर से उसकी छोटी बहन अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गई और ख़ुद में ही ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। उसकी ऐसी आवाज़ों को सुनकर यश नींद से जग गया। इससे पहले कि वह अपनी बहन से कुछ कहता, उसकी बहन बोल पड़ी, तूने बहुत देर कर दी। यश ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम यह क्या कह रही हो नव्या? यह सुन उसकी बहन एक अजीब सी भयानक हंसी हंसने लगी और कहने लगी, मैं नव्या नहीं। यश ने नव्या का हाथ पकड़ उसे ज़ोर से हिलाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो? नव्या अचानक होश में आ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और यह कहते कहते अचानक बिजली की रफ्तार से बाहर चीखते हुए भागने लगी। यह देख यश और उसका छोटा भाई डर गए और यश ने ज़ोर से अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगाई, मम्मी पापा नवी भाग गई है। कहाँ भाग गई है? पापा जल्दी चलो। यश की माँ उसके छोटे भाई के साथ घर पर ही रुकी और यश और उसके पापा की छोटी बहन को ढूंढने निकल गए। किस तरफ गई है? वो पापा वहाँ नीचे नहर की तरफ। वो दोनों जैसे ही नहर के पास पहुँचे तो जो उन्होंने देखा वह देखकर वो दोनों दंग रह गए। यश की छोटी बहन नहर के पास एक छोटे पेड़ के नीचे बैठकर किसी मरे हुए जानवर के शरीर की रफ़ा करते हुए उसे खा रही थी। यश के पापा ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, नव्या। यह सुनते ही नव्या वहीं पर बेहोश हो जाती है। वह दोनों उसे उठाकर घर ले जाते हैं। उस रात उस घर में नव्या के अलावा कोई नहीं सोता, इस डर से कि कहीं वह फिर से भाग ना जाए। यश के पापा ने नव्या की हरकत को कोई मेंटल प्रॉब्लम समझकर उसे डॉक्टर को दिखाना चाहा, जिसके लिए वह अगली सुबह ही नव्या को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा कि भूत प्रेतों के किस्सों में होता है, अगर आप किसी पीड़ित को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाएंगे तो डॉक्टर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास कंडीशन में कोई बीमारी निकलती ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यश की माँ को यह शक होता है कि यह कोई बीमारी नहीं, ज़रूर किसी ऊपरी हवा का प्रकोप है जिसने नव्या को अपने काबू में कर रखा है। इसलिए यश की माँ अपने घर से पंडित से पूछने के लिए जाती है कि उनकी बेटी को आखिर हुआ क्या है। लेकिन यश की माँ को जो शक था वह शक सही निकलता है। वह पंडित से मिलती है तो वह पंडित भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं और उनसे कहते हैं, देखो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है नव्या पर किसी बुरे साया का प्रकोप है, लेकिन उस साये की शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर मैं नव्या के लिए कोई पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह मेरा पूजा पाठ से ठीक हो सकती है, बल्कि मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वह साया
मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ से नव्या को कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा बैठे। बल्कि मेरा तो कहना है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वहीं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता है। यश की माँ यश के पापा को सारी बातें बताती है, लेकिन वह इसको अंधविश्वास का नाम देकर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। नव्या की थोड़ी सी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने दवाई दी है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। यश के पापा इतना कहकर बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगली रात जब यश के सारे परिवार वाले खाना खाकर सोने चले जाते हैं तो करीबन रात के 2:30 बजे नव्या अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर पैरों की तरफ खड़ी होकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम कोई नहीं बचोगे। मैं बहुत सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह नज़ारा देखकर यश के माँ बाप दोनों सदमे में आ जाते हैं, लेकिन यश के पापा हिम्मत करके जब नव्या के पास जाने लगते हैं तो नव्या उन्हें ज़ोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है, जिससे यश के पापा को थोड़ी चोट भी लग जाती है। मम्मी पापा के कमरे से शोर आता सुनकर यश अपने कमरे से दौड़कर आता है, लेकिन यश जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोल वैसे ही नव्या बेहोश होकर गिर जाती है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।